नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है। तो यूक्रेन पीस टॉक्स एक बार फिर न्यूज़ में है। अब सवाल ये बन रहा है कि क्या इसका फ्यूचर होगा, वाकई क्या ये सक्सेसफुल होंगे या फिर सभी प्लेयर्स जो है बैक ट्रैक करने वाले हैं। वहीं यूएस ने हुदीज़ के ऊपर एक बार फिर स्ट्राइक किया है, तो इसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइना का भी एक रोल हाईलाइटेड हुआ है। इसको हम जो है ज़रूर डिटेल में देखेंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक वो यही है कि ग्रेट गेम्स बाय चाइना, कि हाउ चाइना इज़ प्लेइंग, क्योंकि वो यूक्रेन वॉर में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे हुदीज़ को भी कहीं ना कहीं असिस्टेंस दे रहा है। देन गवर्नर के ऊपर जो है एक बार फिर डिस्कशन किया जाएगा। द सेम इशू इज़ गोइंग ऑन। आर्टिकल 200 201 जो यहाँ पे न्यूज़ में है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और लॉजिस्टिक्स को डीकार्बनाइज करना क्यों ज़रूरी है, तो इन पहलुओं को देखते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो here वी हैव दिस फ्रंट पेज, और यहाँ पे पहली खबर ही यही है कि रूबियो हिंट्स एट यूएस एग्जिट इफ यूक्रेन पीस डील स्टॉल्स। तो बात सिंपल सी है कि अगर यहाँ पे पार्टीज रेडी नहीं है तो यूएस कब तक अपनी बात यहाँ पे उठाता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वॉर तो यूक्रेन और रशिया ने ही एंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर ये पीस डील ठीक आगे नहीं चलती तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो पहली बात तो सिंपल सी है कि जो कन्फ्लिक्ट है वो फर्दर एस्केलेट होने वाला है, और एक तरीके से रशिया वहाँ पे अपने जो ऑफेंसिव एक्टिविटी है उसे इंटेंसिफाई कर देगा, क्योंकि रशिया को पीछे से चाइना की सपोर्ट मिल रही है, ईरान इनडायरेक्टली हेल्प आउट कर रहा है, और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सभी लोग मिलकर असिस्ट कर रहे हैं रशिया को, एंड रशिया जो है अपनी रेजिस्टेंस दिखाते हुए आगे यहाँ पे चलता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ज़रूर होगा, सिविलियन कैजुअलिटीज़ होने का यहाँ पे डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। तो जो एक वॉर का इम्पैक्ट होता है वो तो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भी जैसे कुर्क्स रीजन के अंदर एक बार अटैक किया गया था बाय यूक्रेनियन फोर्सेस, अब और उस टाइप के अटैक जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। और एक कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि यूएस जो है वो मीडिएट करने से विड्रॉ कर देगा, एंड इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये होगा कि जियो पोलिटिकल टेंशंस फर्दर एस्केलेट होने का डर ज़रूर यहाँ पे बनता है, और न्यूक्लियर वॉर तक की सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है, बिकॉज यूरोपियंस आर ऑल्सो नाउ पार्टनर टू दिस। और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे एक चीज़ बताई है कि दे विल कीप ऑन हेल्पिंग यूक्रेन। तो ये जो पहलू है ना, ये बहुत ख़तरनाक है इस चीज़ के लेके। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे यूक्रेन के ऊपर प्रेशर ज़रूर यहाँ पे बनेगा कि भाई आप मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो वेस्टर्न कंट्री से ना मांगे, और ये कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। एट द एंड ऑफ द डे यूएस एंड द वेस्ट कब तक जो है यूक्रेन की मदद करेंगे। यूएस ने मीन्स ट्रम्प इज़ हेयर, तो ट्रम्प जो है वो वैसे ही रिलक्टेंट है, ही मे नॉट हेल्प यूक्रेन दिस टाइम। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमने देख लिया यहाँ पे इम्पैक्ट, और यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज़रूर होगा यहाँ पे। तो ग्लोबल मार्केट अभी खुद टर्मोइल में चल रही है, और जब ये टर्मोइल में चल रही है ये वैसी ही सिचुएशन रहेगी, एंड इट इज़ नॉट ईजी कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और एनर्जी की शॉर्टेज हो सकती है यूरोप में एक बार फिर अगर ये वॉर एस्केलेट होता है तो। बट ये वॉर को इतना टाइम हो चुका है, यूरोपियन कंट्रीज दे मस्ट हैव फाउंड सम ऑल्टरनेट टू द एग्जिस्टिंग सप्लाई। वो तो रशिया से आ रही थी, अब वो ऑल्टरनेट वगैरह सब लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं, बट दे आर ऑल्सो इन पेन। वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, और इतना ईजी उनके लिए भी नहीं है। देन पॉलिटिकल रेमिफिकेशन डेफिनेटली दे आर देयर, और पोटेंशियल जो इंस्टेबिलिटी का मतलब चांस है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो तो एज इट इज़ चलता ही रहेगा, बिकॉज वॉर ये नेवर एंडिंग टाइप बन गया है। वी डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग टू एंड, नो वन नोज अबाउट इट। तो यूएस ने अपनी तरफ से एफर्ट किया था, बट अदर देन दैट सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब नज़र आएगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ 74 किल्ड इन यूएस स्ट्राइक। ओके, तो ये यमन में हुदीज़ के ऊपर अटैक हुआ, और फ्यूल पोर्ट के ऊपर जो है ये हमला किया गया, जिसमें इतने लोग मारे गए। अब आपको एक चीज़ बता दूं, हुदीज़ जो हैं वो कौन सा एरिया कंट्रोल करते हैं। जस्ट लुक इनटू द मैप, जो मैंने एरिया मार्क किया है, दैट एरिया इज़ बेसिकली डोमिनेटेड बाय हुदीज़। ओके। अब एक चीज़ और समझनी है, सऊदी अरब का जो मैप देखेंगे आप, सऊदी अरब के ऑयल प्रोडक्शन सेंटर्स भी कहीं ना कहीं यमन के बॉर्डर पे ही लगते हैं। एंड इन द पास्ट देयर हैड बीन वन इंसिडेंट जब वहाँ पे अरामको इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, और उसके ऑयल प्रोडक्शन सेंटर के ऊपर हुदीज़ ने अटैक किया था। नाउ एज दैट अटैक हैपन ऑन द यू कैन से अरामको प्रोडक्शन सेंटर, उसका इम्पैक्ट क्या था कि ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो शूट अप कर गए थे, तो हमें भी बहुत नुकसान हुआ था इसका। अब वैसी सिचुएशन दोबारा ना बन जाए, बिकॉज अगर इस तरीके का अटैक प्रोलॉन्ग होता है
और अगर हुदीज को ये लगा कि सऊदी अरब इज ऑल्सो इन्वॉल्व, देन अगेन द टारगेट विल बी दैट अरामको प्रोडक्शन सेंटर, क्योंकि ऑयल वेल तो कहीं जा नहीं सकता ना, अब उसके ऊपर मिसाइल अटैक होगा तो देर विल बी अ क्राइसिस थिंग। राइट नाउ अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसिंग देखेंगे, इट इज समवेयर अराउंड $59 पर बैरल। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए, बिकॉज वी आर द ऑयल इंपॉर्टिंग नेशन, हमारे लिए ये $59 पर बैरल बहुत सूट करता है। जितना सस्ता आपको तेल मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। अब ऐसे में अगर इस टाइप की वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ग्रेट थिंग फॉर अस। तो हम तो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे, यूक्रेन, ये यूएस और हुदीज़ के बीच में जो ये अटैक चल रहा है। देन लुक एट दिस मेंस 2020 क्वेश्चन, जिसमें बात I2U2 की गई है। देखो, वेस्ट एशिया में कुछ भी हो रहा है, इंडिया अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट तो झेलेगा ही झेलेगा, ठीक है। अब I2U2 के अंदर वी हैड आर प्रेजेंस, और अब ये बोला गया कि जियो पोलिटिकल जो डायमेंशन में इंडिया की पोजीशन कैसी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 2020 मेंस का सवाल है। उस समय तक यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुआ था, उस समय तक जो है इसराइल पैलेस्टीन वॉर नहीं हुआ था। राइट नाउ सिचुएशन इज डिफरेंट। क्यों? इसराइल अभी वॉर में बिजी है। यूएई मे नॉट ट्रस्ट इसराइल एट ऑल। यूएस is backing Israel, and US is not, you can say, interested in helping out other these West Asian countries. तो सिनेरियो अब I2U2 का भी चेंज हो चुका है, बिकॉज जब ये I2U2 अनाउंस हुआ था एवरीवन वाज हैप्पी कि भी ठीक है, एक यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप हो रही है कि अरब वर्ल्ड के साथ इंडिया भी यहाँ पे काम करेगा और यूएस और इसराइल भी यहाँ पे आ रहे हैं ऑन सेम प्लेटफॉर्म। तो पीपल वर सीइंग इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब I2U2 के अलावा सेम पिक्चर जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, उसकी कहानी भी सेम है कि भी उसका फ्यूचर भी डाउटफुल है, बिकॉज इसराइल जो है वो वॉर में बिजी है, एंड देन ऑल दीज कंट्रीज दे हैड टू पार्टिसिपेट, जिसके अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमने डेवलप करना था। अब सभी लोग वॉर में बिजी हैं और डिस्टर्बेंस चल रही है, मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, पता लगे ईरानियन जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया, तो हम सबको नुकसान होगा ना उस चीज़ में। तो इसीलिए सारी चीज़ टर्मोइल में आ गई है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कैसे किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल जो टेंशन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सबको झेलने पड़ते हैं। एंड ये इसका प्राइम एग्जांपल है कि आपके सारे डेवलपमेंट के आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब जो है स्टॉल्ड हैं, रुक गए हैं। देन गवर्नर केस की बात करेंगे, दैट इशू इज स्टिल प्रोलॉन्गिंग, एंड PDT आचार्य, द फॉर्मर यू कैन से सेक्रेटरी टू लोकसभा, और काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं। तो इन्होंने कुछ चीज़ों को पॉइंट किया है कि देखिए, इस पर्टिकुलर जजमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको रीस्टोर किया है, ठीक है। एंड ये जजमेंट बहुत अच्छा है उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो पावर्स, चाहे वो गवर्नर को पावर दे रखी हो, चाहे वो पावर प्रेसिडेंट को दे रखी हो, ठीक, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अकॉर्डिंग ही उनको काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल टूल की तरह अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो आर्टिकल जो 200 और 201 के अंदर जो प्रोविजनिंग ही, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे चलनी चाहिए थी, बट वो नहीं चल रही थी। ओनली इन दैट केस ना सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। तो यहाँ पे चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताया गया कि कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि आप जो है, पहली चीज़ आप अपना एसेंट होल्ड करेंगे, दैट डज नॉट एंड द बिल। बिल जो है वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आइडिया इज दिस, गवर्नर मस्ट सेंड बैक दैट पर्टिकुलर बिल टू द लेजिस्लेचर। तो एक बार रिकंसिडर करने के लिए बोलना है। अगर आप ज़बरदस्ती विद होल्ड कर रहे हो अपना एसेंट, वो कुछ काम नहीं करेगा। क्योंकि पहले हम ये कहते थे ना कि हमारे यहाँ पे ये पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करेंगे। तो वो अब उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। एक अच्छा एक एग्जांपल सेट हो रहा है। देन टाइम लिमिट फॉर डिसीजन, बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट दे मस्ट डिसाइड विद इन 1 to 3 months, इसके बीच में उनको डिसाइड करना है। और अगर यहाँ पे आप टाइम लिमिट फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोर्ट इंटरवेंशन हो सकता है उस केस के अंदर, एंड इट्स अ राइट थिंग, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है ये। प्लस गवर्नर की डिस्क्रिशन की बात करें तो आइडिया ये दिया गया है कि गवर्नर की डिस्क्रिशन पे पहले भी बहुत जजमेंट आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि गवर्नर की डिस्क्रिशन जो है वो एक्सेप्शनल केस में होनी चाहिए। रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में क्या पॉइंट है उस चीज़ को रखने का। और दूसरी बात ये है कि गवर्नर जो है वो इट शुड बी वर्किंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर? अब ये जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के और बाकी जजमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये क्लैरिटी है यहाँ पे कि गवर्नर अपने मन से नहीं कर सकते, वहाँ पे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग काम करना ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोलिए कि उनको अपना अप्रूवल देना ही देना है वंस द बिल रिटर्न्स आफ्टर द रिकंसिडरेशन। क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर ने किया क्या कि पहले उन्होंने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया,
उसके बाद दोबारा जब वो बिल आया गवर्नर के पास तो कहते कि मैं तो इसे रिजर्व करता हूँ, प्रेसिडेंट के लिए मैं इसको भेजूंगा कंसिडरेशन के लिए। अरे अगर आपको डाउट था कि प्रेसिडेंट के थ्रू आप उसको रिकंसिडर करवाना चाहते थे, इट शुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेप। वाई आर यू डूइंग इट सेकंड टाइम? दूसरी बार क्यों कर रहे हो आप ये ऐसा? इट मीन्स देयर वाज सम डाउट इन द इंटेंशन ऑफ दैट गवर्नर एंड दैट इज व्हाट इज पॉइंटेड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने बोला है कि देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो इन्होंने बेसिकली गवर्नर और प्रेसिडेंट के डिसीजन को भी बोल दिया कि उसको भी जुडिशरी के अंदर कंटेस्ट किया जा सकता है। सो दैट इज़ द पॉइंट। अब देखो इसको लेके मल्टीपल जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ पॉइंट रेज किया है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी कि ये तो न्यूक्लियर मिसाइल चला दी जी, ठीक, जुडिशरी ने न्यूक्लियर मिसाइल चला दी। हाउ कैन जुडिशरी बी सुप्रीम टू प्रेसिडेंट? कि प्रेसिडेंट के ऊपर आप क्यों जो है एक तरीके से प्रेशराइज कर रहे हो प्रेसिडेंट को चीज़ों को करने के लिए? द पॉइंट इज दिस, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ना इस देश में, वो प्रायोरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को अपहोल्ड करना जुडिशरी का काम है एंड दिस इज व्हाट इट इज डूइंग। सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर इस टाइप के जजमेंट में। क्लियर? चलिए बात करते हैं डीकार्बनाइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स की। तो इसको लेके मैं पहले आपको कुछ एक पिक्चर क्लियर कर दूं। देखिए चाइना के अंदर जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलती है दैट इज़ बेसिकली इन द लॉजिस्टिक्स दैट दे हैव, ठीक। और ये जो आप SCZ का कंसेप्ट देखते हो, SCZ का कंसेप्ट आया ही इसी बेस पे था कि हमें जो है हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी, बिकॉज ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डिजाइंड इन सच अ वे दैट सारी फैसिलिटीज़ आपको एक इकोनॉमिक क्लस्टर एरिया में मिल जाएगी। उस थॉट प्रोसेस के तहत ये बनाया गया था। अब यहाँ पे हुआ क्या ओवर द टाइम, देखिए चाइना मॉडल में ये नहीं कह रहा है एब्सोल्युटली आपको फॉलो करना है। सो लॉजिस्टिक्स का कार्बन इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बिकॉज इसके अंदर आप देखेंगे कि ट्रक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और वही चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है। अब देखो हमारी विजन है कि वी हैव टू रीच आउट टू द स्टेज ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। इस लेवल पे तो हमें पहुंचना है, हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करनी है, हमें इक्विटेबल डेवलपमेंट भी करनी है, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए। हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सेक्टर पहले तो लेस कॉम्पिटिटिव है एज़ कम्पेयर टू चाइना, कॉस्ट ज़्यादा होती है उसके अंदर, ओके, बिकॉज हमारे यहाँ पे उतना बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट पॉइंट इज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड। अब ये बन रहा है इंडिया के अंदर। तो when you are doing and when you are going ahead with the construction of that logistics facility, idea should be that we should equip our system with the clean technology। जितना हो सके ग्रीन और क्लीन सिस्टम को आपको लेके आना है, वो आपके लिए ही बेहतर है। फ्यूचर को ध्यान में रख के आप चीज़ों को कीजिए। वही चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई है कि आपको ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कार्बन एमिशन अगर आप सही मायने में रिड्यूस करना चाहते हैं, सो लॉजिस्टिक्स इज़ वन सेक्टर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन है। तो हमारे गोल्स हैं, हमें नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन तक पहुँचना है बाय 2070, साथ के साथ हमें जो है डेवलप्ड बनना है बाय 2047। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप चीज़ों को क्लीनली करेंगे। क्लियर? क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, दैट शुड बी द मंत्रा, और वो इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर भी। अब देखिए कॉस्ट, जो कार्बन कॉस्ट इसको बताई गई है वो देखिए कैसी है। तो पहली चीज़, हम लोग फॉसिल्स जो हैं वो जला रहे हैं। 13.5% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज़ फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स सेक्टर। देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब ये नहीं होगा कि आप सोचेंगे कि हमें तो ई ट्रक्स ले आओ। ई ट्रक का भी मॉडल आ गया है कि ई ट्रक्स जो है वो बढ़िया है। अरे ई ट्रक के पीछे जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो थर्मल से आ रही है ना, तो आपका आइडिया पूरा का पूरा डिफीट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको अलग से सोचने की ज़रूरत है। पहली चीज़, एफिशिएंट ट्रक सिस्टम हमारा होना चाहिए। जितने भी पुराने ट्रक्स हैं एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स वाले, वो रोड से बिल्कुल हटा दो आप। क्लियर? अभी क्या है ना कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर वी आर पुटिंग अप रेस्ट्रिक्शंस की भी 10 साल बाद पुराने डीजल व्हीकल नहीं चलेंगे। पॉइंट इज़ दिस, अब रिक्वायर्ड है खासकर ये जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है इसमें, क्योंकि वो जो सूट एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। पुराने इंजन्स इनएफिशिएंट थे और अभी भी आपको ऐसे ऐसे ट्रक मिल जाएंगे जो 20-20, 25-25 साल पुराने और गंदा धुआं छोड़ रहे हों। उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रक तो चलो बाद में आएगा, पब्लिक एंटिटीज़ जो हैं, जो हमारी यहाँ बसेस चलती हैं, उसको सबसे पहले जो है, मतलब सरकारी बस की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट बस की, एंड दे शुड बी, यू कैन से, रिप्लेस्ड। उसको पहले रिप्लेस करो, पता लगे गवर्नमेंट ही जो है पोल्यूशन करती हुई नज़र आती है। तो रोड ट्रांसपोर्ट की कहानी देखो, 88% ऑफ ट्रांसपोर्ट एमिशन जो है वो यहाँ से आता है। और ट्रक जो है
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 38% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो मेजर जो है पोल्यूटर्स में से ट्रक होते हैं, इसीलिए इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हम पॉइंट कर रहे हैं। आइडिया इज़ दिस, देखिए जहाँ हो सके रेल को लेके आओ, रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करो। ये ज़रूर गवर्नमेंट इस तरफ चल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग हैविली इन द रेलवे कंस्ट्रक्शन, और उस वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। देन वी हैव टू शिफ्ट टू रेल ट्रांसपोर्ट, जितना हो सके इसकी तरफ जाना पड़ेगा। और यूएस की बात करो चाहे चाइना की बात करो, दे हैव इन्वेस्टेड हैविली इन द रेल, यू कैन से नेटवर्क दैट दे हैड। और हमने जो है ज़रूर अब हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो जाएगा। और रोड ट्रांसपोर्ट को भी आपको इम्प्रूव करना है, जैसे आप ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स टू पावर द इलेक्ट्रिक ट्रक्स। तो ये दिल्ली जयपुर कॉरिडोर ऐसा बना सकते हो जिसपे इलेक्ट्रिक ट्रक चलेंगे, ठीक है। वो एक लेन में भी चलेंगे, और जो है ट्रक की तरह ही, मतलब ट्रेन की तरह ही होगा। ट्रेन की तरह जैसे ऊपर से आप कनेक्ट करके चलते हो, वैसा वो सिस्टम बन जाएगा, ट्रक की लेन्स बन जाएंगी, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। देन कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवे से अच्छा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ले आते हैं, आप इसको जो है एक तरीके से इकोनॉमिकली वायबल बना देते हैं, तो ये डीकार्बोनाइजेशन में बहुत बड़ी हेल्प देने वाला है। और इतना ही नहीं है, आप हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, बायोफ्यूल्स लेके आ सकते हो, मीथेनॉल लेके आ सकते हो, एलएनजी को आप यूज़ कर सकते हो, वो तो डेफिनेटली है। अच्छा, अब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डीकार्बोनाइज, बिकॉज वो एविएशन फ्यूल के ऊपर जो है वो रिलाय करता है, ठीक है। वेयर हाउसिंग को हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग की जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर आप सोलर, विंड, जियोथर्मल से जो जनरेट होती रही है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वो आप यूज़ करो, ठीक है। वेयर हाउसेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनकी एटलीस्ट रूफ टॉप के ऊपर तो सोलर पावर पैनल लगाया जा सकता है। तो इफ़ यू आर गोइंग अहेड विद दैट, दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट एट अ वेरी लार्ज स्केल। बहुत बढ़िया उससे इम्पैक्ट हमें मिलेगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी चाहिए, दैट शुड बी द मंत्रा। और बाकी वो सब तो है ही, क्लीन सिस्टम आपको यूज़ करना वगैरह वगैरह। अब देखिए, मेंस 2018 में सवाल था कि भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जो हम लोग बनाते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिंपल सी चीज़ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, आपके जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कैटलिस्ट बनते हैं, बिकॉज एक जो है क्लस्टर डेवलप होता है, जिस क्लस्टर के अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आएगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दैट क्लस्टर। ये मेजर फ़ायदा होता है इस चीज़ का। एंड अगर आप जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड क्लास आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कनेक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। तो हमारे प्रोडक्ट को, खासकर अब आपके एक्सपोर्ट को अगर आप कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चाइना के साथ आप compete करेंगे, सो इन दैट केस दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है वो हमारे लिए। रीजनल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ पे आप ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लगाते हो, वहाँ की लोकल इकोनॉमीज़ जो हैं वो आगे इंप्रूव होने लग जाती हैं, एंड दैट्स अ गेन फॉर द पीपल देयर। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बनती है उधर, तो अच्छा है ये एक स्टेप यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट में भी ये ज़रूरी है, और वहाँ पे जो कंपनी वहाँ पे आएगी, उनको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क फोर्स के लोग चाहिए होंगे, तो वहाँ पे वो स्किलिंग का भी काम करेंगे, ठीक है। ये भी फ़ायदा होगा। तो अभी तक हमारे यहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, चेन्नई बेंगलुरु है, अमृतसर कलकत्ता है, विशाखापट्टनम चेन्नई है। सो ये सारे हैं यहाँ पे, और डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हो कि इसके अंदर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो हो रही है। क्लियर। तो इसके बेनिफिट्स यही है कि जोग्राफिकल आपको अलाइनमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आपको देखनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ज़रूर आपका होगा यहाँ पे, SEZs आप लेके आ सकते हो, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको साथ में लेके हम जो है वाकई इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आइडिया को इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, हमारे यहाँ पे लैंड जो है ना वो बहुत ही स्कार्स रिसोर्स है, ठीक है। वी आर नॉट हैविंग लैंड फॉर डूइंग, यू कैन से रेजिडेंशियल के लिए भी हमें वही यूज़ करना है, कमर्शियल के लिए भी वही यूज़ करना है, और आपके पास जो पॉपुलेशन बर्डन है दैट इज़ 1.4 बिलियन। सो दैट्स अ ह्यूज, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। सो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान में देनी है। इनके लिए जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, तो जो कुछ करना पड़ेगा वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है दैट इज़ क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना है। अब देखिए आगे चाइना के ग्रेट गेम की बात करते हैं। तो चाइना, एक न्यूज़ आई है कि चाइना जो है सैटेलाइट हेल्प दे रहा है हूदीज़ को, ये यूएस ने पॉइंट आउट किया। दूसरा एक खबर आई कि चाइना ने ये बोला कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग लीथल वेपन्स टू द पार्टीज इन यूक्रेन वॉर। बात यही चल रही थी कि भी ज़ेलेंस्की ने ये क्लेम किया था कि चाइना इज़ सप्लाइंग आर्म्स टू रशिया।
तो अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वी आर नॉट गिविंग यू कैन से लीथल वेपन्स, कि भी ज़्यादा लीथल नहीं दे रहे हैं, बस वैसे रेगुलर हेल्प है जो चल रही है। अब देखो चाइना का खेल क्या चल रहा है। पहले तो आप ये देखिए कि हुदीज़ के केस में वो क्या करना चाहते हैं और यूक्रेन रशिया वॉर के केस में क्या है। तो पहली चीज़, ये यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रहा है, चाइना वांट एक ग्लोबल इमेज चाहते हैं एज अ पीस ब्रोकर, ठीक है, बिकॉज चाइना इज हैविंग गुड इक्वेशन विद रशिया, और वॉर तो स्टार्ट रशिया ने ही किया था ना, तो अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो रशिया की हेल्प से होगा, ठीक है। तो चाइना उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है एज अ पीस मेकर, दोनों पार्टीज को लाके। बट राइट नाउ इट इज़ सपोर्टिंग रशियंस बिकॉज उनका ट्रेडिशनल जो उनकी एंगेजमेंट है वो रही है वहाँ पे, ठीक है। एंड सॉफ्ट पावर बूस्ट चाइना इसे देखता है, सो दे आर डिप्लोमेटिकली एंगेजिंग, और वो वेस्टर्न जो नैरेटिव है उसको काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है, दैट चाइना इज़ नॉट अ गुड नेशन, चाइना इज़ अग्रेसिव, दिस एंड दैट। तो वो जो नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं अपनी इमेज मेक ओवर के थ्रू वो देख रहे हैं, और वो यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल प्ले करने को भी रेडी हैं एज अ पीस मेकर। तो ये नहीं है कि चाइना सिर्फ वॉर करवाना चाहता है, ठीक है, वो शांति की तरफ भी जाना चाहता है। देन चाइना के अंदर जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो बहुत बढ़िया हैं, एंड दे वांट टू टैप द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पोस्ट वॉर सिनेरियो में जो रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो चाइनीज़ कंपनीज लेने में ज़रूर इंटरेस्टेड होंगी, कि यूक्रेन के अंदर जो भी तहस नहस हुआ है काम, उस सबको दोबारा बनाया जाएगा, तो चाइना तो वहाँ पे ज़रूर एक एक्टिव प्लेयर चाहता है भी मैं बन के रहूँ, ठीक है। अच्छा, यूक्रेन के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं, तो उनकी जो कमर्शियल एक्सट्रैक्शन है वो चाइना से अच्छे कोई नहीं करता, बिकॉज चाइना के अंदर काफ़ी रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं। चाइनीज़ दे आर डूइंग इट एट अ वेरी फाइन यू कैन से वे, बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिकली वो चीज़ों को चला रहे हैं। रेयर अर्थ मेटल का वो एक तरीके से ग्लोबल सप्लायर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नज़र है कि यूक्रेन के अंदर जो अबंडेंस है उसको भी चाइना टैप करना चाहता है, एंड चाइना ज़रूर यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करना चाहेगा, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ ओवरली डिपेंडेंट ऑन रशिया। अब वो बैलेंस आउट कर रहा है अपनी इक्वेशन को, और ईयू के साथ भी वो जो है एंगेज करना चाहता है। तो आप अगर ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं रशियंस की, ऐसा नहीं है, दे आर रेगुलरली एंगेजिंग विद यूक्रेनियंस एज वेल, सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट हियर। अब बात कर रहे हैं वाई चाइनीज़ आर हेल्पिंग हुदीज़, तो सिंपल सी बात है, वो यूएस को डिस्ट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है, और यूएस को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं कि यूएस प्राइमरीली इंडो पैसिफिक पे फोकस ही ना कर पाए, यूएस प्राइमरीली बिजी रहे अपने यूरोपियन एजेंडे के अंदर, कि ये रशिया को ठीक करना, ये वो में फोकस करे, या वेस्ट एशिया के अंदर ही बिजी रहे, ये चाइना चाहता है। और बिकॉज अभी रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुई है ना, यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो पहले अरेबियन सी के एरिया में डिप्लॉयड थे, वो यहाँ से चल के पैसिफिक में पहुँच गए हैं, ठीक है। तो यूएस इज़ नाउ फोकसिंग वेरी हैविली ऑन पैसिफिक एरिया, और ये ट्रंप के अंडर खासकर ज़्यादा पेस पे होगा काम। तो इसीलिए चाइना जो है यहाँ कहता है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू रखो, ताकि वो इधर बिजी रहें, डिस्ट्रैक्टेड रहें, ये पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि यूएस अगर वहाँ आएगा, यूएस विल बी हेल्पिंग आउट ताइवान, यूएस विल बी प्लेइंग सम रोल इन साउथ चाइना सी, यूएस विल बी हेल्पिंग आउट जापानीज और साउथ कोरियंस, उन सब की हेल्प यूएस करेगा वहाँ पे, अगर यूएस का फोकस पैसिफिक में आ गया। तो ये चाइना को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। एंड देन चाइनीज़ दे वांट टू कंट्रोल द मैरीटाइम रूट, हुदीज़ को हेल्प करके, बिल्कुल अगर आप मैप में देखोगे बिल्कुल बगल से ये पूरा एरिया जा रहा है, और हुदीज़ ही हैं, बिकॉज देर इज़ दिस बैब अल मंदेब, ये एक चौक पॉइंट की तरह है, यहाँ पे मल्टीपल शिप्स यहाँ से पास होते हैं, और हुदीज़ का ही होल्ड है इस एरिया के अंदर। तो इसीलिए चाइना अपना जो है स्टेक रखना चाहता है बाय हेल्पिंग देम आउट, क्लियर, वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट हो रही है। तो स्ट्रेटेजिक जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल वो ध्यान में रखते हैं, उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ध्यान में समझते हैं वो। देखिए दे भी रखा है यहाँ पे रेड सी, और जो बैब अल मंदेब स्ट्रेट है उसको बेसिकली वो टैप करना चाहते हैं, उस पर अपना होल्ड रखना चाहते हैं, क्लियर। एंड देन चाइनीज़ दे आर अलाइनिंग विद ईरानियंस, बिल्कुल खुल के जो है वो ईरान के साथ एंगेज करते हैं, वो यूएस सैंक्शंस की भी परवाह नहीं करते, दे आर एनहांसिंग देयर ट्रेड, देयर डिप्लोमेटिक टाइज, और बिल्कुल सही चल रहा है सिस्टम वहाँ पे। एंड चाइना इन द पास्ट ब्रोकर्ड आउट पीस डील बिटवीन ईरान एंड सऊदीज़, तो शांति भी थोड़ी बहुत करवा चुका है चाइना। एज अ ग्लोबल प्लेयर वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि भी वेस्ट एशिया के अंदर चाइना की स्टैंडिंग जो है वो एक पीस मेकर के रूप में बन जाए। तो इसीलिए वो सबके साथ एंगेज कर रहे हैं। वो चाइना इज़ नॉट यू कैन से साइडिंग ओनली ऑन द वन साइड, वो सबके साथ वहाँ पे जो है एंगेजमेंट रखते हैं, और बढ़िया है ये सिस्टम, ठीक है। कोई भी वहाँ पे पीस ब्रोक करे, हमें तो फ़ायदा है उस चीज़ से, जितनी जल्दी शांति आएगी उतनी जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने बूस्ट कब करेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं जो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वी आर नॉट यू कैन से थ्रेटन्ड बाय
rise of China और China doing something in the West Asia area, because जहाँ पे अपने stakes को protect करने की बात है, India is quite capable of doing that. तो ये इसकी reality थी, and this is what we have for today's session. So that's it for the day. Thank you very much.